हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने विविध से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज की क्लास में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 आप ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है रुक्ष, मसृण, वरदान, अभिशाप, समास, व्यास या फिर साधवा, निर्धवा। तो इसमें ऑप्शन डी या विलोम युग्म सही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 56 में पूछा गया, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ऑप्शन दिया गया प्रशंसा, निंदा, सज्जन, दुर्जन, प्रलय, ध्वंस या स्वकी परकी। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया है भाषण, निष्पन्न, मूक, विपन्न, मुखर, विपन्न या फिर मौखिक आसन। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। जटिल, सरल, आसक्ति, नास्तिक, झुकाव, तनाव, मिलन, वियोग। तो इसमें ऑप्शन बी ये सही युग्म नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 59 में दिया गया है, इनमें से आगर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है घर, भवन, आवास, धाम। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 60 में दिया गया, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढोंग, पाखंड, दर्प या ढकोसला। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। आडंबर का पर्यायवाची दर्प नहीं होता है। प्रश्न 61 में दिया गया, निम्न में कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दक्षता, पाटुता, प्रवीणता या फिर सुरसरिता। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 62 में दिया गया, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन दिया गया ललना, रमणी, सरिता। ऑप्शन बी दिया गया है वनिता, कामिनी, अपागा, अपगा या फिर ऑप्शन सी में दिया गया सरिता, तटनी, निम्नगा और ऑप्शन डी में दिया गया निर्झरणी, निम्रगा या विभावरी। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 63 में दिया गया, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विवेक, मति, विधाता या मेधा। तो इसमें ऑप्शन सी विधाता हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 64 में दिया गया है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। बसंत, रत्नाकर, मधुर, वृक्ष, धूम्र, विपट, मोती, मुक्ता, मरकट या फिर हंस, मराल, सारंग। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन दिया गया रत्नाकर, अम्बुधि, वारिश या निर्झर। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न 66 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? ऑप्शन देखते हैं। कमला, ज्योति, रोशनी या फिर कुटिल, दुर्जन, इंदवर या फिर शशि, शशांक, सुधांशु या फिर मतंग, कुंजर, कपीश्वर। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 67 में दिया गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प के में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? ऑप्शन दिया गया है विशिक, तीर, इशु, निशिथ, मध्य रात्र, वासर, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग या फिर अश्म, प्रस्तर, शिला। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। वाजी, सैंधव्य, नेत्र या फिर आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा या फिर विदु, चंद्रमा, हिमांशु या फिर मरीचि, मयूख, रश्मि। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया, जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दिया गया निर्गम, अधिगम, सुगम या फिर अगम्य। तो जहाँ जाया ना जा सके इस वाक्यांश के लिए अगम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 70 में दिया गया, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंक, गोद में खेलने वाला बच्चा या फिर अंकों के साथ खेलने वाला या फिर आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला या फिर अंकों की गणना करने वाला। तो अंकेक्षक का सही वाक्यांश का अर्थ होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 71 में पूछा गया है, जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। असाध्य, असहाय, असीम या असह। तो इसमें ऑप्शन ए असाध्य इसका सही ऑप्शन होगा। जिसका उपचार या हल ना हो सके उसे हम असाध्य कहते हैं। प्रश्न 72 में पूछा गया है, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। व्याकरण जानने वाला, वीर, पशु, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति या फिर जिसमें सबकी सम्मति है, सर्वज्ञ या फिर जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है।
प्रश्न 73 देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, जो भूमि उपजाऊ हो शब्द के लिए एक वाक्यांश है। बंजर, अजर, उर्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमि उपजाऊ होती है उसे हम उर्वर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, फिर किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कृतज्ञ, कृतघ्न, अनुपकारी या फिर अपकारी। तो किए गए उपकार को न मानने वाला के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं कृतघ्न, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 75 में दिया गया है, शब्द गुप्तचर, इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश है। ये छिपाने योग्य, छिपकर, टोह लेने वाला या फिर जो गुप्त स्थान पर रहता हो या फिर हर बात छुपाने वाला। तो जो गुप्त स्थान पर रहता है उसे हम गुप्तचर कहते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया, गिरने से कुछ ही बची इमारतें ध्वंसशेष। ऑप्शन बी में दिया गया, पूर्णिमा की रात हू। ऑप्शन सी में दिया गया है, शिव का धनुष पिनाक। ऑप्शन डी में दिया गया है, ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो ऊसर। तो इसमें जो वाक्यांश सही नहीं है हमें उसको चुनना है। तो जो पूर्णिमा की रात होती है उसे कुहू नहीं कहा जाता, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, प्रत्युत्पत्ति शब्द का वाक्यांश होगा। उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ या फिर जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है या फिर जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे। तो प्रत्युत्पत्ति शब्द के लिए वाक्यांश होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे, इसलिए ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 78 में हमसे पूछा गया है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह या फिर जल में जन्मने वाला जलज या फिर जो सब कुछ जानता हो बहुग या फिर जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति या फिर जिसे करना कठिन हो दुष्कर या फिर छुटकारा दिलाने वाला त्राता। तो जो सार्थक शब्द नहीं है हमें उसकी पहचान करनी है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 80 देखते हैं। इसमें दिया गया है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से या फिर भारोपी भाषा परिवार से। तो कन्नड़ शब्द का संबंध है द्रविड़ भाषा परिवार से, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 81 में दिया गया, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। अब फ्रेंच, पंजाबी, प्राकृत या फिर संस्कृत। तो जो पंजाबी भाषा है यह प्राचीन नहीं है। प्रश्न 82 में दिया गया है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक या फिर 1000 ईसा पूर्व से 21वीं सदी तक या फिर 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक या फिर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो इसमें ऑप्शन ए मध्यकालीन आर्य भाषा काल का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 51A। तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत भारत के संविधान में हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। 84 प्रश्न में दिया गया है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। ऑप्शन में दिया गया 14 सितंबर 1949। ऑप्शन बी में दिया गया है 15 सितंबर 1949। ऑप्शन सी में दिया गया है 14 सितंबर 1950 और ऑप्शन डी में दिया गया है 15 सितंबर 1950। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। प्रश्न 85 में पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। ऑप्शन दिया गया 353, 351, 343 या 334। तो संविधान के 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।